सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। आप इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ भी कह सकते हैं। क्रॉनिक मतलब दीर्घकालिक, पल्मोनरी का मतलब फेफड़े संबंधी, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कहीं अवरोध है और डिजीज़ का मतलब बीमारी। तो अगर सांस की नलियों में कोई अवरोध की बीमारी हो जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहलाती है। ये खास सीओपीडी अगर लंबे समय तक जो इसके अंदर असामान्य सूजन पैदा हो जाती है, जो ज़्यादातर स्मोकिंग करने वाले, धुएं से एक्सपोजर पाने वाले व्यक्तियों में ज़्यादातर होती है। इसमें खांसी, बलगम और सांस फूलने की शिकायत आमतौर पे मिलती है। ये ज़्यादातर तंबाकू जनित धुएं जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इत्यादि के एक्सपोजर से या गैर तंबाकू जनित धुएं जैसे चूल्हा है, ईंट का भट्टा है, उनके धुएं हैं, इन सब के एक्सपोजर से होता है। इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, विभिन्न प्रोफेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो जिनको टीबी हो जाती है उनकी वजह से फेफड़े जो ख़राब हो जाते हैं उनमें भी सांस की बीमारी पाई जाती है। पहले इसको सीओपीडी ही नाम देते थे, अब इसका नाम जो है टीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएटेड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहने लगे हैं। ये केवल फेफड़े की सांसकर्मियों की ही बीमारी नहीं है, ये जो इसमें एल्वेलाई होते हैं जहाँ पे और गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ जो उसकी खून की नलियाँ होती हैं उनको भी ये ख़राब करती है और उसके साथ ही फेफड़े के बाहर अपनी सूजन को फैलाती हुई ये हृदय, हड्डियाँ और मांसपेशियों तक को गलाती है। इसलिए इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें जाड़े में खास करके नहीं तो साल भर सुबह के समय में खांसी आना, थोड़ा बहुत म्यूकस का बलगम आ जाना और सांस में आराम मिल जाना होता है। फिर धीमे धीमे चलने पर सांस फूलने लगती है तो आदमी चलने को अवॉइड करने लगता है। फिर खांसी, बलगम, सांस के साथ साथ उसके पैरों में सूजन आना, हाथ पैर में उंगलियों का नीला पड़ जाना और हाथ पैर में सूजा आ जाना और उसका थकान से आगे अपनी एक्सरसाइज को एकदम बंद कर देना, ये सब लक्षण आने लगते हैं। सीरियस होने पर मरीज जो है सांस के दौरे पड़ते हैं। जब इसकी उंगलियों में, जबान में सब जगह नीलापन आता है, मतलब ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो जाती है और उसको भर्ती कराते हैं। और ज़्यादातर मरीजों में हार्ट फेलियर होता है, राइट साइड का हार्ट फेलियर होने लगता है। उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लक्षण आने लगते हैं, लीवर फैल जाता है जिसको हेपेटोमेगाली कहते हैं, पैरों में सूजन आने लगती है, सांस फूलने लगती है और वो अचेतन अवस्था में भी जा सकता है। जो लोग भी किसी भी तरह के धुएं से लंबे समय तक एक्सपोजर में रहते हैं उनमें ये बीमारी होने की संभावना है। चाहे वो घर की महिलाएं हों जो चूल्हा से खाना बना रही हैं, चाहे हम घर में बंद कमरे में मॉस्किटो कॉइल जला रहे हों, चाहे सिलिका डस्ट में काम करने वाले और दूसरे प्रोफेशंस हों, और चाहे स्मोकर हों। चूँकि स्मोकिंग सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करती है, इसलिए इसको स्मोकिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ये धुएं के लंबे एक्सपोजर से होता है। कुछ लोगों में सीओपीडी टीबी के बिगड़ने से और कुछ लोगों में सीओपीडी बचपन से सांस की नलियों में कहते हैं कि बार बार इन्फेक्शन होने से, कम वजन के में पैदा होने की वजह से भी सीओपीडी के लक्षण देखे गए हैं। और जिनमें उसी के साथ अगर ये स्मोकिंग होती है, जुड़ जाती है, तो और ज़्यादा तीव्र लक्षण होने की संभावना रहती है। इसको डायग्नोसिस बनाने के लिए एक तो लक्षण जो मरीज लेकर के आता है कि 40-50 साल का व्यक्ति है जो लंबे समय से स्मोकिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जाड़े में खांसी, बलगम, सांस फूल रही, तो इन लक्षणों के साथ जब हमारे पास मरीज आता है तो हम लोग इसका एक्सरे कराते हैं। और एक्सरे में जो सीओपीडी जैसे चेंजेस, जैसे डायफ्राम का नीचे आ जाना, हार्ट का ट्यूबुलर दिखाई देना और लंग का ज़्यादा काला दिखाई देना, मतलब हाइपरलूसेंट होना, उसमें एयर ट्रैपिंग के लक्षण दिखाई देना, जब हमको एक्सरे ये मिलता है, लक्षण भी उसको सीओपीडी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो हम स्पायरोमेट्री, फेफड़े के लंग फंक्शन टेस्ट को कराते हैं और उसके अंदर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन जब हम लोग पाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये सांस की फूलने की शिकायत सीओपीडी की तरह ही है और फिर हम लोग उसको सीओपीडी का इलाज देते हैं। सीओपीडी एक सांस की नलियों की बीमारी है, तो हम लोग का जो सबसे पहला होता है कि ये सूजन आई क्यों। सूजन जो है एक न्यूट्रोफिलिक टाइप की होती है जिसको जो है हम लोग ब्रांकोडायलेटर से देते हैं। ब्रांकोडायलेटर उनको कहते हैं जो सांस नलियों में जो सिकुड़न है उनको जो है ये कम करती है। इसके अंदर हम लोग इन्हेलर पद्धति से इलाज करते हैं क्योंकि सांस की नलियों में सूजन है। इनको जब हम मरीज को धूल, धुआं, ठंडक से बचने की सलाह देते हैं,
क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहला इलाज है इस बीमारी को तेज़ी से ख़राब होने से रोकने के लिए। ये लगातार बढ़ने वाली बीमारी है, तो स्मोकिंग अगर हम नहीं छोड़ेंगे, दवा हम कितनी भी लेते रहें, प्रभावी नहीं होगी। उनको ज़्यादा दवा से कम फायदा होगा। सबसे पहली शर्त है कि ठीक होने की कि हमको स्मोकिंग के किसी भी स्रोत से बचना होगा। फिर स्टीम इन्हेलेशन लें। पानी का भाप लेने से बलगम निकलने में आसानी मिलती है। गुनगुना पानी पिएं ताकि बलगम ढीला होकर निकले। और किसी गड़बड़ खांसी बढ़ती है, उस गड़बड़ लेट करके खांसी में बलगम निकालना चाहिए। साथ में इन्हेलर पद्धति से, मतलब जो दवा है सीधे सांस के ट्यूब में जाए, उस पद्धति से हम लोग इनको दवा लिखते हैं। इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर जो दवा होती है उसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक बीटा-2 एगोनिस्ट होती है, इसमें कहते हैं कि लाबा आता है, जैसे फॉर्मेट्रॉल सर्मेट्रॉल आते हैं, और दूसरा होता है लामा, जिसमें टाइट्रोपियम एप्राट्रोपियम ये सब आते हैं। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सही तरीके की पावर से, सही तरीके से इन्हेलर लिया जाए, जब नियमित लिया जाए, तो हम बीमारी पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, और इसकी पहचान अच्छे इलाज की ये है कि हम दवा के सहारे ही सही अगर हम अपनी एक सक्रिय ज़िंदगी बनाए रह सकते हैं, हम किसी जटिलता में नहीं फंसते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा अच्छा इलाज हो रहा है। अगर स्टेज बढ़ जाती है, जो इन दोनों दवाओं कॉम्बिनेशन से नहीं ठीक हो रहा होता है, तो हमको इसके अंदर इनहेल्ड स्टेरॉइड के भी इनहेलर्स जोड़ने पड़ते हैं, टैबलेट्स भी खिलानी पड़ती हैं, कफ सिरप से भी देने पड़ सकते हैं, बलगम को पतला करने वाली दवाएं देनी पड़ सकती हैं, और संक्रमण की स्थिति में जब अटैक पड़ता है तो हमको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और यहाँ तक कि भर्ती करने की नौबत आती है अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कम हो जाए, तब हम लोगों को ऑक्सीजन दे करके किसी तरह से दौरे से बाहर निकालना पड़ता है। साथियों, अगर लगातार हम सही इलाज नहीं करते हैं और ज़रा सा आराम मिला बार बार इलाज छोड़ते हैं, तो ये जटिल से जटिलतर होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि शायद हम बिना बाहरी ऑक्सीजन के सपोर्ट के हम अपना सामान्य ऑक्सीजन स्तर बनाए न रख सकें, और हमारा सामान्य ऑक्सीजन स्तर जो हम लोग स्वस्थ आदमी होते हैं 98-99% SpO2 होता है, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग नापते हैं, और मिनिमम 92% होना चाहिए हमको हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन का सारे अंगों पर सही मात्रा में पहुंचाने के लिए। अगर 92% से हमारा कम जा रहा है सारी दवाएं लेने के बावजूद, तो हमको बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। इसमें मरीजों को 15 से 18 घंटे प्रतिदिन ऑक्सीजन लगाए रखनी पड़ सकती है। स्थितियों से अगर बचना है तो हमको पहली बात तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर स्मोकिंग कर चुके हैं, स्मोकिंग छोड़ करके अपने डॉक्टर से फेफड़े की क्षमता न पा करके सही पावर की सही दवा इन्हेलर से लगातार नियमित लें, और फेफड़े की क्षमता पर नज़र रखें, अटैक्स ना पड़ने दें। जरा सा भी तबीयत खराब हो तुरंत अपने चेस्ट के डॉक्टर से मिलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी COPD के साथ भी एक्टिव बनी रहेगी। साथियों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सांस की बीमारियों में बड़ा रोल है, और इसके अंदर अगर हम भाप लेते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप इसको प्राणायाम कह सकते हैं, उसको अगर लंबी गहरी सांस लेते हैं और पर्स लिप्ड ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एक मैं करके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, भरा, होठों गोल करके धीमे धीमे लंबी गहरी सांस करके पूरा फेफड़ा खाली किया, फिर पूरी सांस ली, तो फेफड़े के जो हिस्से कम काम कर रहे होते हैं वो भी काम करने लग जाते हैं, और हमारी फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है। इसको दिन भर जितनी बार भी हल्के पेट आप कर सकते हैं करते रहिए। स्टीम लेने के बाद आप पहले 15-20 बार भाप लीजिए, और अगर आप झटके से हवा को छोड़ते हैं मुंह से, तो आपका बलगम निकलने में आसानी मिलती है। भाप लीजिए, उसके बाद ऐसे करिएगा तो आपके बलगम अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। बलगम का निकलने से आपको जब उसके बाद जब आप इन्हेलर सही ढंग से लेंगे, तो आप पाएंगे कि दवा का असर बढ़ रहा है और आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो प्राणायाम और लंबी गहरी सांस, पश्च लिप ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग एक होती है, उसमें जो है आप पेट और सीने, एक हाथ सीने पे एक हाथ पेट पे रख लीजिए, और पेट और सांस को दोनों एक साथ बढ़ाइए।
इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस अगर आप करते हैं तो आपकी फेफड़े की क्षमता बढ़ती है, आपको बलगम निकालने में आसानी मिलती है, सूजन पर दवा बेहतर काम करती है और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सीओपीडी से अगर आज की जनता को बचना है तो शुरू से हमको स्मोकिंग से बचना होगा। स्मोकिंग का मतलब कतई नहीं है कि मैं खुद स्मोक नहीं कर रहा हूँ तो मैं बचा हुआ हूँ। अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उनके साथ मेरा उठना बैठना है तो हम पैसे भी स्मोकिंग कर रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि कहते हैं कि एक्टिव स्मोकिंग में तो डायरेक्ट स्मोक नुकसान कर रहा है और पैसिव स्मोक में स्मोक तो जा ही रहा है और साथ में उस एक्टिव स्मोकर मतलब फर्स्ट हैंड स्मोकिंग करने वाले के मुंह से निकले हुए कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी हमारे शरीर में जा रही है। इस तरह से हमको सेकंड हैंड स्मोक अर्थात पैसिव स्मोकिंग से भी हमको बचना है। चाहे हम एनवायरनमेंट में जो टोबैको स्मोक है उससे बचें, जो चूल्हा ये हमारे कूड़े स्वीपर लोग जला देते हैं उसको जलाने से हमको रोकना पड़ेगा। हमको इंडस्ट्री से निकले हुए पोल्यूशन से भी बचना पड़ेगा कि उनको चिमनी सही ढंग से लगाएं, सही ढंग से उसका निस्तारण हो। तो धुएं के किसी भी सोर्स से यहाँ तक कि पाया गया है कि मॉस्किटो कॉइल जो जलाते हैं हम लोग उससे भी होता है। तो हमारा तो हम लोगों डॉक्टरों का तो सरकार से ये आग्रह है कि मॉस्किटो कॉइल के बजाय अगर कहते हैं कि इनका उपयोग करें जो लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं तो ये फेफड़े के लिए सेफर हैं। जो स्मोकिंग करते हैं और काउंसलिंग करते वक्त वो मानने को तैयार नहीं होते, कहते हैं क्या है सरकार, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, खांसते हैं, बलगम निकल जाता है, हमको आराम मिल जाता है। लेकिन वो बलगम निकल जाने से आराम मिल जाता है शुरुआत में, लेकिन वो आपको लगता है कि हम बीड़ी सिगरेट और पिएंगे और बलगम निकल जाएगा तो सांस में और आराम मिलेगा। तो मैं तो अपनी जनता को यही सलाह दूंगा कि से तंबाकू जनित जो हम धुआं ले रहे हैं ये 25 तरह के कैंसर और 40 तरह की बीमारियां करता है। अगर हम स्मोकिंग बंद करते हैं, तंबाकू का कोई भी किसी भी रूप में उपयोग बंद करते हैं तो हम केवल सीओपीडी से नहीं बच रहे होते हैं, हम सारी बीमारियों से बच रहे होते हैं। कैंसर से बच रहे होते हैं, उससे बच रहे। हो सकता है आपको सीओपीडी ना हो लेकिन हो सकता है कहते हैं आपको मुंह का कैंसर हो जाए, हो सकता है आपको लंग का कैंसर हो जाए, हो सकता है पेट का कैंसर हो जाए, तो जितने तरह वो गले का कैंसर हो जाए। तो आपको हर तरह की बीमारियों से बचाता है। केवल वही नहीं होता है, हार्ट डिजीज इसी से होती हैं और सीओपीडी का मरीज जितना सांस से मरता है उससे ज़्यादा हार्ट की बीमारियों से मरता है। तो मैं तो पूरी जनता से ये अपील करूँगा कि तंबाकू छोड़ो, अपने जीवन से नाता जोड़ो।